You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. हमें पता है कि अगर हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है उसी पर्टिकुलर लैंड से, तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, हम साइमल्टेनियस क्रॉपिंग कर सकते हैं. द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड. अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को इम्प्लाई करेंगे, अगर हम उनको इंडल्ज करेंगे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, तो नेचुरली प्रोडक्शन रेट भी बढ़ेगा. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones. अगर हम बात करते हैं 1960 की, तब जो सीड्स यूज की जाती थी वो ट्रेडिशनल सीड्स होती थी. नेचुरली काउ डंग अगर हम बात करें, उसको एक हम नेचुरल मेन्योर की तरह उसको यूज करते थे. बट आज की डेट में अगर हम बात करें, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और अगर हम 1970s 80s की बात करें, तो हमने एक नया कंसेप्ट सीखा, उसका नाम था HYV seeds, यानी कि high yielding variety seeds. So the green revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to the cultivation of wheat and rice using high yielding variety of seeds. HYV seeds promised to produce much greater amounts of grain on a single plant, क्योंकि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स थे वो. फाइन, तो हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकते थे अगर हम उन सीड्स को यूज करते. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. अगर हम बात करते हैं HYV seeds की, तो उनको हमें यूज करने के लिए जो सबसे ज़्यादा मैंडेट है वो ये है कि हमें प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, जिससे बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस हो. हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स. अगर हम बात कर रहे हैं हायर यील्ड्स की, तो वो तभी हो सकता है जब वो अच्छे कॉम्बिनेशन में हो. हम HYV सीड्स को अच्छे से यूज करें, इरिगेशन करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करें, हम इरिगेशन के दौरान पेस्टिसाइड्स का यूज करें. फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर बेस्ट इरिगेशन प्रैक्टिसेस कहीं फॉलो होती हैं, तो वो स्टेट्स हैं जो पंजाब है, जो हरियाणा है एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. वहां पे फार्मर्स ने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इम्प्लाई किया था, यूटिलाइज करना शुरू करा था. द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स. यहाँ पे फार्मर्स ने सबसे पहले HYV सीड्स का यूजेज शुरू किया था. सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, thrashers which made plowing and harvesting faster. हमें पता है पहले जो तुम्हारे फार्मर्स थे वो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज किया करते थे प्लोइंग के लिए. बट ऑफ कोर्स अब क्या हुआ, जब हमने ट्रैक्टर्स को, थ्रैशर्स को यूज करना शुरू किया, तो नेचुरली प्रोडक्शन जो थी वो ज्यादा हाई रेट पे होने लगी. इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 kgs per hectare. With the HYV seeds the yield went up to 3200 kgs per hectare. तो हम समझ सकते हैं कि जब ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स यूज होते थे तो वो 1300 kg पर हेक्टेयर था. बट ऑफ कोर्स जब हमने HYV सीड यूज करना शुरू किया तो यील्ड वेंट अप टू 3200 kgs per hectare. So we can see the immense difference. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the markets. अब जो हमारे farmers थे उनके पास काफी अच्छी प्रोडक्शन थी हाथ में और वो अच्छे से उनको सेल कर सकते थे. Fine. Will the land sustain? Land being a natural resource, it is necessary to be very careful in its use. हमें पता है कि लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कायदे से हमको यूज करना चाहिए. In many areas, green revolution is associated with loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. ये आज के टाइम पे अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ग्रिम समस्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जो हमने फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू किए, हमने HIV सीड्स यूज करनी शुरू की, हमने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अप्लाई किया, तो जो सॉइल फर्टिलिटी थी वो ऑफकोर्स हमने लूज करनी शुरू कर दी. ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस द वाटर टेबल. तो ये जो हम यूज करते थे
ट्यूबवेल इरिगेशन का तरीका, उसकी वजह से जो वाटर टेबल था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत इमेंस रेट पे हो गया. एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर मेनी ईयर्स. बहुत साल लग गए अगर हम बात करते हैं जब ये ग्राउंड वाटर को दोबारा से रिस्टोर करने में. वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम. अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नेचुरली. तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इनको रिस्टोर करना अगैन. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट. हमें अपने एनवायरमेंट का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि डेवलपमेंट अच्छी हो, टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट, भविष्य के लिए एग्रेरियन सोसाइटी और स्ट्रांग हो. How is land distributed? Next topic is how is land distributed between the farmers of Palampur. तो अगर हम देखें कि पालमपुर 450 फैमिलीज रहती थी, 80 अपर कास्ट फैमिलीज रहती थी, तो नेचुरली अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो था लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड था अमंग द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. You must have realized how important land is for farming. हमें पता है कि नेचुरली लैंड है तो ही हम फार्मिंग कर सकते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं हो और हम यूजेज करते जाएं. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोग जो एग्रीकल्चर में हैं, जो रिलेटेड हैं उसमें, वो बहुत ज़्यादा उनके पास लैंड हो फॉर कल्टिवेशन. For example, in Palampur, about 1/3 of 450 families are landless. हमें पता है 450 फैमिलीज वहाँ सस्टेन करती थी, रहती थी, बट उनमें से जो अगर हम देखें 1/3 फैमिलीज जो थी वो लैंडलेस थी. 150 families, most of them were Dalits, had no land for cultivation. उनके पास कोई लैंड नहीं थी जिसे वो कल्टिवेट कर पाते. Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. So we can see the discrepancy, right? Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family because naturally हमारे वहाँ पे cultivation जो है वो proper नहीं है, उतना जिनको farmer की family को sustain करने के लिए चाहिए अपनी livelihood उतना उसको नहीं मिल पाया. You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. So these are the cultivated by the small farmers. कुछ छोटे छोटे हमारे lands थे जो हमारे छोटे छोटे farmers cultivate किया करते थे. On the other hand, more than half of the area of the village is covered by the plots that are quite large in size. इसे कहते हैं inequality. कुछ प्लॉट्स बहुत बड़े साइज में थे और कुछ प्लॉट्स काफी छोटे थे. सो दिस वाज क्वाइट inequality form of a thing which was prevalent during that time. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. A few of the large farmers have land existing over 10 hectares. So we can see the discrepancy, right? Next topic is who will provide the labor? कौन प्रोवाइड करेगा लेबर? आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. हमने पता है 9th में अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम बात करते हैं FOP की यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो नेचुरली लैंड के बाद एक लेबर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है और लेबर की अवेलेबिलिटी मैंडेट होती है, इंपॉर्टेंट होती है. Small farmers along with their families cultivate their own field. ऐसे कई छोटे छोटे फार्मर्स थे जो कल्टिवेट किया करते थे अपनी ही फील्ड में. Thus they provide the labor required for farming themselves. इसीलिए जो उनको जो लेबर थी वो खुद ही फार्मिंग करती थी, उन्हें लगता था हम अपनी लैंड पे खुद ही जोत लें, खुद ही काम कर लें. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स. जो मीडियम क्लास के या हाई क्लास के थे वो छोटे फार्मर्स को हायर किया करते थे और जो छोटे फार्मर्स थे वो अपनी फील्ड पे खुद ही काम किया करते थे. फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. ये जो फार्म लेबरर्स थे या तो ये वो लेबरर्स थे, वो फार्मर्स थे जो लैंडलेस थे, या फिर उन फैमिली से बिलोंग करते थे जिनके स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड थे, जिनकी छोटी छोटी जमीनें थी. अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड. अगर हम बात करें फार्मर्स की, अग्रेरियन सेक्टर में फार्मर्स के पास भी अथॉरिटी होती है जहां वो काम कर रहे होते हैं, जहां पे वो ग्रो करते हैं सीड्स, उनका भी हक होता है. बट यहाँ पे फार्म लेबरर्स के पास ये प्रिविलेज नहीं थी. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. वो जो जिस
फार्मर के अगेंस्ट काम करते थे, जहां उसके अधीन काम करते थे, वो उनको वेजेस देता था. वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड. या तो वेजेस सैलरी के रूप में, पैसे के रूप में हो सकती थी, या फिर काइंड यानी कि कोई दाल दे दिया, कोई दाल का बोरा दे दिया, चावल का बोरा दे दिया. Sometimes laborers get meals also. Wages vary widely from region to region. हर region to region ये depend करता है, vary करता है. From crop to crop, crop से crop differ करता है. From one farm activity to another, जैसे sowing, harvesting वगैरह. There is also wide variation in the duration of employment. अगर हम बात करते हैं employment की, अगर हम बात करते हैं रोजगार की, तो naturally ये बहुत differ करता है. A farm laborer might be employed on a daily basis. अगर हम एक farm laborer की बात करें तो वो daily basis पे हम उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं. और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग, या एक पूरा काम उसको दे दिया कि चलो भाई आपने हार्वेस्टिंग करनी है, आपने सोइंग करनी है फॉर द होल ईयर. Dalla is a landless farm laborer who works on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. The minimum wages for a farm laborer set by government is 115 rupees, rupees 115. It was done by April 2011 per day, but Dalla gets only rupees 80. There is a heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages. तो देखो, मतलब बच्चों हम समझ सकते हैं कि कितना, अगर हम देखें डिटोरेटेड कंडीशन थी. गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल आया कि 115 यानी कि 115 रुपए दिए जाएंगे एक डेली वेजर को. बट ऑफ कोर्स जो दला था वो उसको सिर्फ 80 रुपए मिला करते थे, क्योंकि वहां ऑलरेडी हैवी कंपटीशन था, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे थी, तो उन्हें लगता था कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग. कुछ ना होने से कुछ होना सही. So Dalla complains about a situation to Ramkali, who is another farm laborer. Both Dalla and Ramkali are among the poorest people in the village. सबसे गरीब व्यक्ति अगर ये थे तो Dalla और Ramkali थे. So coming for the next topic, capital needed in farming. Capital यानी कि पैसा, which is needed in farming. Fine. So this is a very important concept. Let's concentrate. You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स की बात करते हैं, नेचुरली एक वो ऐसा समय था जब लोगों मीन्स हमारे फार्मर्स को इतना मनी रिक्वायर्ड नहीं था. बट ऑफ कोर्स विद पैसेज ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि भाई हमने मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी यूज करनी शुरू कर दी. HYV सीड्स महंगे आते हैं, फर्टिलाइजर्स महंगे आते हैं, पेस्टिसाइड्स महंगे आते हैं. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. बहुत सारे ऐसे छोटे फार्मर्स थे जो क्या करते थे, बोरो किया करते थे पैसे को, टू अरेंज फॉर द कैपिटल, पैसा अरेंज करने के लिए बोरो करना पैसे. दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लेंडर्स. बड़े बड़े जो हमारे मनी लेंडर्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे, वहां से वो बोरो करते थे. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स वाज वेरी हाई. यही हमने पढ़ा था बचपन में 6th 7th 8th में जब हम होते थे कि जमींदारी सिस्टम क्या होता है, रियायतवारी सिस्टम क्या होता है, महालवाड़ी सिस्टम क्या होता है. तो ये एक तरह का जमींदारी सिस्टम था जिसमें लोग बेचारे जो थे पुअर फार्मर्स लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर से लेते थे बड़े हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. प्रिंसिपल अमाउंट ही पे करने का दम नहीं होता था इन लोगों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई था, वो कैसे पे करें. दे वर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन. बहुत डिस्ट्रेस मतलब बहुत परेशान हो जाते थे, डिस्टॉर्टेड कंडीशन में होते थे, बहुत परेशान होते थे वो. Second point is, in contrast to small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. Naturally हम कहते हैं कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो यहाँ पे भी यही केस था. जो बड़े फार्मर्स थे, जो स्मॉल फार्मर्स नहीं थे, जो बड़े फार्मर्स या मीडियम फार्मर्स थे, उनके पास एटलीस्ट इतनी सेविंग्स होती थी कि वो फार्मिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू बहुत अच्छे से कर सकें. They were thus able to arrange for the capital needed. जो कैपिटल उनको रिक्वायर था, they could have arranged for it anyhow. So how do these farmers have their own savings? You shall find the answer in the next section. So we are going to study the next section, of course. The topic is sale of surplus from products. Fine. So let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using 3 factors of production. And we know the factors of production, right? Land, labor, fixed capital, capital intensive techniques, working capital. The wheat is harvested and the production is complete. What do the farmers do with the wheat? क्या करते हैं उस wheat का वो farmers? They retain a part of the wheat for the family's consumption. कुछ part जो होता है उस wheat का वो अपने घर में रख लेते हैं अपनी family के लिए, and बाकी बचा हुआ wheat वो बेच देते हैं. Small farmers like Savita and Gobind's sons have little surplus wheat because their total production is small.
वो बहुत कम एक्चुअल में जो ये हमारे छोटे फार्मर्स होते हैं, जैसे सविता थे, गोविंद थे, उनके बेटे बहुत बेचारे कम अमाउंट में जो वीट थे वो अपने पास रखते थे, बाकी सब वो कोशिश करते थे कि बेच दें. सो इट इज मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट. तो ये जो स्मॉल फार्मर्स थे इनका तो खुद का ही कोटा पूरा नहीं होता था, पर ये जो लार्ज फार्मर्स या मिडिल फार्मर्स थे, मीडियम फार्मर्स थे, वो वीट को बाहर बेचते थे. Then the traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in towns and cities. तो ये जो traders थे ये मार्केट में बेचते थे वीट को और फिर फर्दर इनको सेल किया जाता था शॉपकीपर्स जो अर्बन एरियाज में रहते थे, टाउन सिटीज में रहते थे. फाइन. तेजपाल सिंह, the large farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat from all his lands. He sells the surplus wheat at Raiganj market and has good earnings. बहुत अच्छी अर्निंग कमा लेता है बिकॉज ये लार्ज फार्मर है, 350 क्विंटल ऑफ वीट है इसके पास अपनी लैंड से इसने जो डाला है. What does Tejpal Singh do with his earnings? Last year Tejpal Singh had put most of the money in his bank account. Saving की भाई उसने. He also used the saving to arrange for the working capital for the farming in the next season. Naturally छोटे फार्मर्स तो सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारा खुद का गुजारा भत्ता हो जाए, हम खुद गुजारा कर ले, बट ये जो बड़े फार्मर्स होते हैं ये अपना फ्यूचर भी सिक्योर करके चलते हैं. सो लाइक तेजपाल सिंह, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द प्रोडक्ट surplus farm products. A part of the earnings is saved and kept for buying capital for the next season. So naturally they just keep it as saving, and for the next coming session, for the next coming year, they save it. So in order to purchase their products. Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks, or to set up shops. As we shall see, these constitute the capital for non-farm activities. Now we are going to study non-farm activities in Palampur. And students, let me tell you very clearly, most of the teachers in public as well as in government school, they try to bring out one or two questions from this particular topic. So let's concentrate here very effectively. We have learned about farming as the main production activity in Palampur. We shall now take a look at some of the non-farm production activities. अब हम ध्यान देंगे कुछ non-farm production activities को. Only 25% of people working in Palampur are engaged. जो सिर्फ 25% हैं वही इस तरह की activities में engaged हैं other than agriculture. फाइन, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी अग्रेरियन सोसाइटी है और यहाँ पे अग्रेरियन इरिगेशन को फोकस ज्यादा किया जाता है. Dairy, the other common activity. Dairy is a common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and jowar and bajra that grows during the rainy season. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. Two traders from Shahpur town have set up collection chilling centers at Raiganj from where the milk is transported so far away towns and city. So basically dairy जो है वो एक common activity है families की, किस families की जो पालमपुर में रहते हैं. People feed their buffaloes, जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी buffaloes को feed करते हैं grass पे, जौर पे, बाजरा पे. उसके बाद जो traders होते हैं वो शाहपुर टाउन पे जाके collection centers बना लेते हैं at रायगंज, वहाँ से वो milk लेके आते हैं from cities and towns. Second is an example of small scale manufacturing in Palampur. अगर हम बात करते हैं पालमपुर की, so at present less than 50 people are engaged in manufacturing. Manufacturing मतलब factory, industry, right? In Palampur. Unlike the manufacturing that takes place in big factories in towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods. ऐसा नहीं है जैसे अगर हम बात करते हैं अर्बन एरियाज में तो बहुत हाई टेक फैसिलिटीज होती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हाई टेक फैसिलिटीज हो, बहुत सिंपल तरीके का प्रोडक्शन किया जाता है. And which is also done on a very small scale level. अगर हम बोले small scale industries. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. Rarely are laborers hired. बहुत ही, क्योंकि मैंने कहा ये small scale industry है तो naturally जो laborer हम hire कर रहे हैं वो बहुत कम pace पे है, बहुत कम, rarely करते हैं हम hire laborers को. Third point is the shopkeepers of Palampur. People involved in trade, that means exchange of goods, are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers. जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर में वो शॉपकीपर्स हैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेकर आते हैं होलसेल मार्केट से. सिटीज में होलसेल मार्केट्स होती हैं और आके अपने विलेज में बेचते हैं.
फाइन. यू विल ऑल्सो सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज. छोटे छोटे जनरल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर्स है जो चावल, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स वगैरह बेचते हैं, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ. सो ये क्या करते हैं, ये शहर जाते हैं, शहर से सामान लेके आते हैं एंड देन अपने एरियाज में बेचते हैं. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. तो जो families बस स्टैंड के पास हैं उनको तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो वहां पे एक स्मॉल शॉप्स खोल लेते हैं, ईटेबल शॉप्स, कुछ भी, ठीक है, जिससे उनको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो. सो फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज टर्शरी सेक्टर्स. जब हम अभी आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी होता है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बट अब हम बहुत आगे चले गए. लेट्स कम बैक हियर. Transport, a fast developing sector. There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. Rickshawalas, Tangawalas, jeep, tractor, truck, bullock carts, bogie are the traditional they are the traditional methods of communication, transportation. तो ये यूज होता है वहां पे. They ferry people and goods from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए ये बहुत essential है. The number of people involved in the transport has grown over the last years. The number of people who were involved in transportation segment has actually eventually increased over the years.